गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों ये जो एडिटोरियल है, जो संपादकीय है, वो जनसत्ता का है। और आज का जो विषय है दोस्तों, हाशिए पर गांव। हाशिए पर गांव का मतलब है किस प्रकार से गांव को तमाम तरह की जो योजनाएं परियोजनाएं हैं उनसे वंचित रखा जा रहा है, किस प्रकार से इसे उपेक्षा के दायरे में रखा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ किसी प्रकार का सुधार करना चाहिए, उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और इसे लिखा तबलीन सिंह जी ने, और इनके विचार बहुत ही उम्दा होते हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं आगे। जब इस गांव में निसर्ग तूफान की खबर मिली तो गांव वालों ने चक्रवात का मतलब समझने की कोशिश शुरू कर दी। आपको पता होगा जिस तरह से मुंबई, गुजरात और वहाँ के जो समुद्री तटीय इलाके हैं वहाँ पे भारी नुकसान हुआ है। और जो निसर्ग है दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश से ये तूफ़ान चला है, ऐसी तमाम तरह की बातें हो रही हैं। तो उसके बारे में इन मोहतरमा ने, तबलीन सिंह जी ने उस बातों को लेकर गांव के परिप्रेक्ष्य में बात करने की ज़रूरत महसूस की है। कोंकण तटीय इस छोटे से गांव में जहां मैं रह रही हूं, पिछले 2 महीनों से पूर्णबंदी के कारण वहां तूफ़ान तो बहुत आते हैं, लेकिन हराश इकलौना बड़े बुजुर्गों ने भी कभी नहीं देखा था पिछले हफ्ते तक। इसलिए जिनके पास इंटरनेट की सुविधा और इन दिनों बहुत लोगों के पास है, वे लग गए सब गूगल पर चक्रवात तूफानों की खासियत खोजने में। निसर्ग के आगमन की खबर हमको उसके आने से कोई 3 दिन पहले मालूम थी, सो चक्रवात तूफानों के बारे में भी हमने खूब जानकारी इकट्ठा कर ली। लेकिन इसके बावजूद जब निसर्ग आया, उसने हमें हैरान करके छोड़ा। जिस दिन आया उस सुबह अजीब सन्नाटा सा छा गया था। कुछ घंटों तक समंदर शांत था, हवा का झोंका दूर तक नहीं सुनाई दिया, परिंदे भी जैसे मौन व्रत रखे हुए थे। सो यकीन करना मुश्किल था कि तूफान वास्तव में आने वाला है। दोपहर के 12 बजे के करीब धीमी सी बारिश होने लगी, जिसे देखकर किसी को जरा भी घबराहट नहीं हुई, इसलिए कि बरसात का मौसम आने वाला है और इस किस्म की बारिश हर साल होती है। टीवी पर हम सब देखते रहे निसर्ग की राह और अपने आप को दिलासा देते रहे कि तूफान अपना रुख बदल कर कहीं और से गुजरने वाला है। ये जान लीजिएगा, जो निसर्ग जैसा जो शब्द है, जिसे आप चक्रवात नाम दे सकते हैं, तूफान नाम दे सकते हैं, तो ये एक तरह से आपका करंट अफेयर है। ठीक है। फिर अचानक हवा इतनी ज़ोर से चलने लगी कि नारियल के पेड़ झूमने लगे और नारियल गिरने लगे ज़ोरों से। मैं बरामदे से तूफ़ान की तरफ खींच रही थी अपने फ़ोन से। जब पेड़ों के गिरने की आवाज़ आई, वो इतनी डरावनी थी कि मैं घर में घुस गई और अंदर ही रही जब तक तूफ़ान रहा। बिजली तो पहले से गांव में बंद कर दी गई थी, सो अंधेरे में सुनती रही घंटों तक तूफ़ान का गरजना। शाम को निकली तो चारों तरफ छाई हुई थी टूटे पेड़ों और पौधों की चादर। मान लीजिए अपनी विचारों को शेयर किए हैं, ज़्यादातर निसर्ग जैसे तूफ़ान के कारण। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश के किसानों को इस निसर्ग फलाने ढिकाने तमाम तरह के ऐसे आपदा आते रहते हैं, बाढ़ आते रहते हैं, तूफ़ान आते रहते हैं हर साल। इनसे जो नुकसान हो रहा है किसानों को, क्या कोई भी जो इंश्योरेंस कंपनियां इन्हें उनका मुआवजा देंगी? तो इसके लिए सरकार को सख्ती से उनके ऊपर कानून बनाना चाहिए कि यदि कोई जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो बेवकूफ़ बना के किसानों का पैसा गबन कर ले रही, उधर इंश्योरेंस के चक्कर में, उधर इधर से चक्कर में, तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा दोस्तों किसान ऐसे ही टूटता चला जाएगा, तो आगे की वो फसल नहीं कर पाएगा। क्योंकि पता है आपको, जिस तरह से ऐसे तूफ़ान आ रहे हैं, आपदाएं आ रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो उनका हो रहा है जिन लोगों का जो रोज़गार है, जो प्रोडक्ट्स जिन्हें आप कह सकते हैं, खुले आसमान के नीचे हैं। कभी बाढ़ की वजह से, कभी धूप की वजह से, कभी तूफ़ान की वजह से, कभी भूकंप की वजह से, कभी आग लग जाएगा, ऐसी तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। जब तय हुआ कि मुंबई तक निसर्ग नहीं जाने वाला है तो तूफ़ान सुर्खियों में नहीं रहा। पहली बार किसी महानगर से दूर मैंने इतना लंबा समय बिताया। मैं अब ग्रामीण नज़रों से देखने लग गई हूँ कि शायद पहली बार समझ में आने लगा कि मुझे कि वास्तव में इंडिया और भारत 2 देश हैं। ऐसा यह भी लगने लगा कि हमारे शासकों की चिंता सिर्फ इंडिया की है और हम मीडिया वालों को भी। इसका सबसे बड़ा सबूत इस महामारी ने हमारे सामने रखा है। प्रवासी मजदूरों के रूप में शहरों में आते हैं रोज़गार की तलाश में ये लोग, लेकिन ग्रामीण रहते हैं कि दिल से। सो देहातों में हमेशा होते हैं इनके घर।
शहरी लोग होते अगर और उनको सैकड़ों कोस पैदल चलना पड़ता अपने घरों तक, तो यकीन माने कि इनकी यात्राओं का हर कदम अखबारों की सुर्खियों में रहता और टीवी चर्चा का रोज विषय बनता। प्रवासी मजदूरों के साथ संवेदना नहीं दिखाई है हम शहरी लोगों ने, सिर्फ इसलिए कि उनका दर्द, उनकी कठिनाइयाँ हम शहरी पत्रकार नहीं समझ सकते। जब इनके हाल पर हमने ध्यान देना शुरू किया तो इनको ऐसा पेश किया हमने जैसे शिकारी हो जो देश पर एक बोझ है। अपनी गरीबी के कारण आज भी जब इन पर मेरे पत्रकार बंधु ध्यान आकर्षित करते हैं तो उनकी आंसू घड़ियाली लगते हैं, असली आंसू बचा कर रखते हैं अपने जैसे के लिए। हम पत्रकार जो अपने आप को लोकतंत्र के पहरेदार मानते हैं, ऐसा बर्ताव करेंगे अगर उन लोगों के साथ जो इंडिया में नहीं भारत में रहते हैं, तो हमारे शासक भी ऐसा क्यों न करें। माना कि चुनाव के समय उनको देहातों की धूल खाकर ग्रामीण लोगों के सामने वोटों की भीख मांगनी पड़ती है, लेकिन जीतने के बाद उनका पहला काम होता है अपने लिए किसी शहर में अच्छा सा सरकारी घर ढूंढना और उन लोगों को भूल जाना जिन्होंने उनको जिता कर भेजा है। सही कह रही हैं। कभी पता है आपको, जैसे ही आपका एमपी एमएलए जो होता है, जो एक तरह से उनके लिए वो फसल ही हैं, मतलब उनका काम निकल गया, उनका चुनाव हो गया, वो जीत गए, उसके बाद आपसे कभी मिलना जुलना कुछ नहीं। आप उनके पास जाएंगे मिलने जुलने के लिए, उसके बाद भी उनके पास समय नहीं रहेगा, आपकी समस्या का निवारण नहीं कर पाएंगे। तो हमारे साथ एक तरह से छलावा किया जा रहा है, वास्तविक शक्ति हमें बताकर हमारे साथ खेला जा रहा है, और हम विरोध प्रदर्शन करें तो हमें पीटा जा रहा है। विरोध प्रदर्शन जो होता है दोस्तों, यदि अहिंसात्मक रूप से है तो उसे आप देख सकते हैं कि संविधान में लिखा गया है, ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। सो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ग्रामीण लोगों के लिए हमारे शासक रद्दी स्कूल और अस्पताल बनवाते हैं जिनमें न असली शिक्षा मिलती है न स्वास्थ्य सेवाएं। पीने का पानी भी ग्रामीण भारत में मिल जाए तो गनीमत मानते हैं हम, ऐसा क्योंकि जो भारतवासी हैं उनको हम इंडिया वासियों से थोड़ा कम मानते हैं। समस्या यह है कि जब तक भारत को हमारे शासक उतना ही महत्वपूर्ण नहीं समझने लगेंगे जितना इंडिया को समझते हैं, तब तक इस देश में असली विकास और परिवर्तन नहीं आ सकेगा। नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीद थी ग्रामीण भारत के लोगों को कि वह उनका दर्द समझ सकेंगे और उनके जीवन में असली परिवर्तन और विकास लाकर दिखाएंगे। अभी भी शायद कुछ लोगों को, लेकिन अब मुझे अपने इस ग्रामीण क्षेत्र में सुनने को मिल रहा है कि लोग मायूस होने लगे हैं। कभी वे दिन थे जब गाँववासी प्रधानमंत्री की हुआमन की बातरा को बहुत ध्यान से सुना करते हैं, अब उनको उनकी बातें खोखली लगने लगी। इस गांव में कई लोग बिहार से आते हैं जो मछुआरों के साथ काम करते हैं, इनमें से कई वापस बिहार चले गए और वहां से खबर मिल रही कि मुझे कि लगा नीतीश कुमार से भी बहुत मायूस हो गए हैं। इस महामारी से उन्होंने सीख यही ली है कि उनकी परवाह राजनेताओं को है ही नहीं। इन 2 महीनों में इंडिया से दूर भारत में रहकर मैंने अपने देश के बारे में बहुत कुछ सीखा और समझा है, बहुत कुछ जो पहले नहीं जानती थी। तो दोस्तों इनका एक विचार था, एक आइडियोलॉजी था कि किस प्रकार से जिस जगह पे मैं हूँ ज़्यादातर वो ग्रामीण इलाका है और वो आज भी उपेक्षा का शिकार बने बैठा है। जब मैंने लोगों से बात की उस बारे में तो लोगों ने कहा कि पहले मैं मोदी के ऊपर भरोसा था, हम लोग अप्रिशिएट करते थे, पर अब चीज़ें बदल रही हैं, अब सब्र का बांध टूट रहा है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।